हाय तो वेलकम बैक टू एप्टैकेडी। आज हम करने वाले हैं रैपिड रिकैप MMPC 004 के सारे नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर तुम्हारे आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक रिपोर्ट होता है जो बताता है कि कंपनी के पास कैश कैसे आया और कहाँ गया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया और आखिर में कैश बचा कितना। अब ये सिर्फ डील करता है कैश से। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन तरह के कैश एक्टिविटी होती है हमारे पास। एक होता है ऑपरेशनल एक्टिविटी, जिसमें हमारा कैश का लेन देन होता है, जैसे डे टू डे बिजनेस, कितना एक्सपेंस आया, कितना सेल हुआ। फिर आता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कि हमने कितना पैसा लगाया एसेट्स में या मशीनरी में या लैंड में और उससे हमें कितना रिटर्न मिला। और फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे लोन, डिविडेंड। अब जो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं वह है एक डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में हम डायरेक्टली देखते हैं कि कितना कैश आया और कितना गया। मतलब जो जो रिसीव हुआ वो हम लिख लेते हैं, जो जो हमने खर्च किया वो भी हम लिख लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है। जैसे अगर तुमने 100 रुपये का सामान लिया, 200 का प्रॉफिट हुआ और फिर तुमने सैलरी दे दी, तो जो जो हुआ जैसा जैसा हुआ वो तुम लिख के प्लस माइनस कर देते हो और रिजल्ट आ जाता है। अब जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एंड एडजस्ट नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये शुरू होता है कि हमारा जो सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कि ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ। फिर उसमें से हम जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, मतलब जो हमने हिसाब लगाया कि इतना हमारा खर्चा हुआ पर असल में वो उस टाइम हुआ नहीं। जैसे कि जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, हमने बोला कि हमारी इतनी मशीन चली है तो इसमें 20,000 रुपये का तो रिपेयर वर्क आएगा। अब वो रिपेयर वर्क आया नहीं है, बस हमने बोला कि आएगा और वो हमने काउंट कर लिया। तो क्या करते हैं, अब जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो नेट प्रॉफिट में ये जो डिप्रिसिएशन में हमने सोचा था कि लगेगा, वो वापस ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश है या सिर्फ पेपर में प्रॉफिट है। जैसे अगर कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन कैश नहीं है तो सैलरी, बिल्स या डेब्ट रीपे नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं मार्जिनल वर्सेस अब्सॉर्प्शन कॉस्ट। दोनों मेथड का पर्पस होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालना, लेकिन अप्रोच अलग अलग होती है। चलिए हम इसे समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। इस मेथड में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं और जो फिक्स कॉस्ट होता है वो अलग से प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता। ओके, जैसे कि अगर तुमने नींबू पानी बनाया और तुम नींबू पानी बेच रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगा, तुमने सबसे पहले तुमने टेबल लिया, टेबल पे तुमने अपना नींबू पानी का बिजनेस सेटअप किया। टेबल लिया, तुमने एक बड़ा सा बाल्टी ली जिसमें तुम पानी रख रहे हो या नींबू पानी बना रहे हो। अब तुम उसकी कॉस्ट नहीं लोगे, तुम सिर्फ लोगे जो तुम बंदे को दे रहे हो, जैसे ग्लास, नींबू, चीनी, नमक, पानी, इन सब का तुम कॉस्ट को ऐड करके और अपने ग्लास का कॉस्ट बताओगे। पर ये जो तुमने टेबल पे इन्वेस्ट किया है या फिर तुमने जो बाल्टी पे इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा तुम अपने प्रोडक्ट पे नहीं ऐड करोगे। ओके, सो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल जो कॉस्ट होते हैं जो फिक्स नहीं है उनका ही कॉस्ट प्रोडक्ट पे ऐड करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन कॉस्ट होता है उसमें हम फुल कॉस्टिंग करते हैं, जिसमें हम वेरिएबल का कॉस्ट भी लेते हैं प्लस जो हमने पैसा इस पे लगाया है टेबल पे और बाल्टी पे, उस कॉस्ट को भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी 70 रुपीज़ थी और फिक्स कॉस्ट तुम्हारी 30 थी, टोटल कॉस्ट तुम्हारा 100 हुआ। ओके, अब अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो तुम एक यूनिट को बेचोगे 70 रुपये में, सिर्फ क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल सिर्फ 70 है। पर अगर ऑब्जर्वेशन कॉस्ट को हम देखेंगे तो 70 प्लस 30, तो तुम्हारा जो कॉस्ट होगा वो 100 होगा। अब हम बात करते हैं बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग होता है जब आप अपना फाइनेंस प्लान करते हैं, उसको हम फ्यूचर के लिए उसको हम कहते हैं बजटिंग। ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 1 साल 6 महीने। ओके, जैसे कि तुमने प्लान किया कि कितना पैसा आएगा, कितना स्पेंड करोगे, कितना सेव करोगे इस टाइम पीरियड में, उसको हम बोलेंगे बजट। अब जो बजटरी कंट्रोल होता है वो इवेल्युएट करता है कि जो तुम्हारा बजट तुमने बनाया और जो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा आया उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, जैसे कि तुमने सोचा था कि इस साल हमने 20 लाख रुपए लगाएंगे और 30 लाख कमाएंगे। ओके, पर तुमने जब नोटिस किया बजट के हिसाब से सारा काम हो रहा था, पर तुमने देखा कि उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, उसे आइडेंटिफाई करोगे और उसको सॉल्व करोगे। बजटरी कंट्रोल एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट ओवरस्पेंड और अंडर परफॉर्म। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Okay, activity based costing is a method
of assigning cost to a product based on activities involved in making them. Okay, instead of just dividing overhead equally, ABC look at how much each product use resources. It gives more accurate cost of the product compared to the traditional method. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती थी। इसमें क्या है, सिंगल रेट दिया जाता था, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, सिंगल रेट दिया जाता था। ओके, फॉर एग्जांपल अब तुम एक कंपनी है, उसमें तुम छोटे डब्बे बना रहे हो और बड़े डब्बे बना रहे हो। ओके, अब छोटे डब्बे बनाने में बिजली कम लगती है और वेस्टेज कम होता है। ओके, और बड़े डब्बे बनाने में बिजली भी ज़्यादा लगती है और वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। ओके, अब तुम्हारे पास आता है कोई सफाई करने आता है और कोई आता है, तुम्हारे पास आता है बिजली का बिल। ओके, अब तुम अगर 50 बना रहे हो छोटे बॉक्सेस और 50 बना रहे हो बड़े बॉक्सेस। ओके, अब बिजली ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, बड़े डब्बे। पर क्या है, जब तुम बिजली का बिल डिवाइड कर रहे हो तो तुम कर रहे हो टोटल 100 से, 50 छोटे और 50 बड़े डब्बों से तुम बिजली का बिल को डिवाइड करके तुम उनको दे रहे हो कि भाई सबने बराबर बिजली यूज़ करी है। पर ऐसा तो है नहीं, बड़े बॉक्सेस ने ज़्यादा बिजली यूज़ की थी पर उनको फायदा हो रहा है और छोटे बॉक्सेस को नुकसान हो रहा है। ठीक है, सेम क्लीनिंग में भी ऐसा ही हुआ कि छोटे बॉक्स में जो सफाई करने के लिए जो औरत आती है उसको बस थोड़ा सा ही सफाई करना पड़ता है, पर बड़े बॉक्स के लिए उससे ज़्यादा सफाई करना पड़ता है। लेकिन जब उसको पेमेंट देने की बारी आई तो तुमने क्या किया, ओवरऑल 100 से डिवाइड करके हर प्रोडक्ट में उतना अमाउंट जोड़ दिया। ओके, कॉस्ट में। सो ट्रेडिशनल वे में जो एक्यूरेसी थी बहुत कम थी। अब जो ABC मेथड आया, एक्टिविटी बेस्ड आया, उसमें क्या हुआ, ये ट्रेडिशनल वे हट गया। जो चीज जितना यूज कर रही है उस बेस पे उसका प्राइस हुआ। ओके, जैसे अगर बड़े बॉक्स बनने में ज्यादा बिजली लग रही है तो उस पर ज्यादा कॉस्ट आएगी, अगर छोटे डब्बे बनने में कम बिजली लग रही है तो वो कम पैसे देगा। तो वो था ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जितना उस प्रोडक्ट को बनने में एक्टिविटी लग रही है सिर्फ उस हिसाब से ही कॉस्टिंग होगी। अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड ट्रायंगल। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग का यूज करके इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशली जब फ्रॉड या फाइनेंस क्राइम हो। ओके, जैसे कि अगर किसी कंपनी पे पैसे चोरी का शक हो तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जाके रिकॉर्ड चेक करती है, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करती है और सच का पता लगाती है। ये काइंड ऑफ अकाउंटेंट्स होते हैं जो डिटेक्टिव जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल 3 रीजंस हैं व्हाई फ्रॉड हैपेंस। सो फ्रॉड ट्रायंगल एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि लोग फ्रॉड क्यों करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है प्रेशर। ओके, कि इंसान पे कोई पर्सनल प्रेशर होता है, जैसे लोन रीपे करना, फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी, स्टेटस मेंटेन करना। सो कोई ऐसा प्रेशर होता है। फिर दूसरा, जब अपॉर्चुनिटी, चांस टू डू फ्रॉड, जब कंपनी के एक सिस्टम में कंट्रोल वीक होता है, जैसे कि चेकिंग नहीं हो रही है या उसको कोई मौका मिलता है कि हाँ अभी मैं पैसे उठा सकता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। सो ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो वो जो है फ्रॉड करता है। रैशनलाइजेशन या सेल्फ जस्टिफिकेशन, इंसान अपने गलत काम को मेंटली जस्टिफाई करता है। वो कहता है मैंने तो टेम्परेरी लिया है, बाद में रख दूंगा, या कंपनी मेरा प्रमोशन रोक रहा था तो मेरा तो हक ही बनता है। तो ये सब होता है फ्रॉड ट्रायंगल में, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन। प्रेशर कि तुम्हें कोई नीड है, तुम्हारे पर प्रेशर है पैसों का, और फिर अपॉर्चुनिटी, तुम्हें एक मौका मिलता है तो तुम चोरी कर लेते हो, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है तुम रैशनलाइज करते हो अपने बिहेवियर को। अब हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी हर साल बनाती है। ये रिपोर्ट बताता है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या किया, कितना कमाया और कितना खर्चा हुआ। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है बैलेंस शीट, कंपनी के पास क्या एसेट हैं जैसे मशीन, कैश, और कितनी लायबिलिटीज हैं जैसे लोन्स, ड्यू, राइट, वो सब कितना है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, L&P, कितना पैसा आया रेवेन्यू और कितना पैसा गया एक्सपेंस, और आखिर में कितना पैसा बचा। फिर आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रियल कैश का आना और जाना, जो ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। फिर आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर्स बताते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या चैलेंजेस थे और आगे का क्या प्लान है। ओके, फिर हमारे पास आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमेटी, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसमें। ये किसके लिए, मतलब किसके काम आते हैं, राइट। सो ये सबसे पहले तो आता है इन्वेस्टर्स के। ये एनुअल रिपोर्ट देख के वो सोचते हैं कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ओके, फिर रेगुलेशंस जैसे SEBI कि वो कंपनियां रूल सारे फॉलो कर रही हैं या नहीं। फिर एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स टू नो कंपनीज हेल्थ। अब हम बात करते हैं व्हाट इज HR अकाउंटिंग। सो नॉर्मली हम मशीन बिल्डिंग्स को एसेट कहते हैं, लेकिन HR अकाउंटिंग कहता है कि एम्प्लॉयज भी एसेट हैं क्योंकि वो भी कंपनी को ग्रो होने में मदद करते हैं।
अब व्हाट इज एचआर अकाउंटिंग? एचआर अकाउंटिंग एक मेथड है जिससे हम एम्प्लॉइज के वैल्यू को मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हम मशीन को करते हैं। ओके, अब सबसे पहले आता है इसमें कॉस्ट बेस्ड मेथड, जो कि सबसे कॉमन मेथड है। इस मेथड में हम कंपनी एम्प्लॉयज पर जो खर्चा करती है उसे एक इन्वेस्टमेंट मानती है, एक्सपेंस नहीं। जैसे कि अगर कंपनी ने एक एम्प्लॉय के लिए 20,000 रिक्रूटमेंट के टाइम खर्चा और 30,000 ट्रेनिंग पे लगाया, तो टोटल उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 का। ओके, सो अब ये वाई एचआर अकाउंटिंग इज यूजफुल, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों ये यूजफुल है? एक रियल वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स हमें समझ आता है। ओके, रिटेंशन डिसीजंस बेटर होते हैं कि किसी बंदे को रखना चाहिए या नहीं। जैसे कि अगर हम उसको इतना पैसा सैलरी दे रहे हैं, क्या वो उतने लेवल का काम हमें मिल रहा है या नहीं। ट्रेनिंग ROI, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग। ओके, सो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस की। सो वेरिएंस एनालिसिस एक अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और आउटपुट वर्सेस स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कॉस्ट और आउटपुट। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ये होता है एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। इससे पता चलता है कि हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, या कॉस्ट बचा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि इस हफ्ते हम 1,000 रुपये में काम चला लेंगे, लेकिन जब ये हफ्ता खत्म हुआ तो खर्चा आया 1,200 का। सो तुम्हारा वेरिएंस हुआ 1,200 माइनस 1,000। सो जो 200 रुपये है जो तुमने ज़्यादा खर्चा, ये तुम्हारा अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। ओके, अगर तुम 800 रुपये में ही काम चला लेते और तुम्हें 1,000 रुपये मिले पर तुमने 800 रुपये में ही काम चला लिया, तो उसको और तुम्हें 200 रुपये का बचत हो गया, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंट। ओके, सो अगर जो तुम्हारा वेरिएंट है वो फेवरेबल होता है जब तुम लेस स्पेंड करते हो जितना तुमने अर्न किया है उससे। अगर अनफेवरेबल होता है जब तुम स्पेंड करते हो ज्यादा जितना तुमने कमाया है उससे। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं वेरिएंस के। तो एक होता है मटेरियल वेरिएंस। ओके, सो इसमें क्या होता है तुम कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट था कोई भी चीज बनाने का 1,000 यूनिट बनाने का 50,000, पर तुमने 1,000 यूनिट बनाए पर उसमें तुम्हें लग गया 55,000 रुपए, तो क्या हो गया 55,000 माइनस 50,000 यानी माइनस 5,000, राइट। सो वो हो गया अनफेवरेबल। ओके, क्योंकि तुम्हें 5,000 का नुकसान हुआ। अब जैसे लेबर वेरिएंस, इसमें क्या है, जैसे अगर कोई चीज बनाने के लिए लेबर वेजेस जो तुम पे करते हो वो है स्टैंडर्ड वेजेस है 40,000, पर तुमने एक्चुअल में दिए 35,000, तो क्या है तुम्हें फेवरेबल वेरिएंस हो गया। क्यों? 5,000 का तुम्हें फायदा हो गया। फिर आता है ओवरहेड वेरिएंस। ओके, अब ये क्यों मैटर करता है? एक तो इससे हमें कॉस्ट का पता चलता है, कॉस्ट कंट्रोल में रहता है, और हम पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। रेजिंग मटेरियल प्राइस और इनसफिशिएंट लेबर, कहाँ दिक्कत है ये हमें पता चलता है, और ये हमें बजट प्लानिंग में भी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।